ठीक हो गया। अब इस सवाल का बी हिस्सा हल करते हैं। इसमें कहा गया है कि एक ताज़ा जिंक एयर सेल को इस्तेमाल करने के लिए हेयरिंग एड में यानी कि आलाए समात में रखने से पहले इसे एनालिटिकल बैलेंस के ज़रिए वज़न किया गया है। फिर पूछा गया है कि जैसे ही ये सेल काम करता है या ऑपरेट करता है तो क्या इससे सेल का मास बढ़ता है या फिर कम होता है या फिर वहीं का वहीं रहता है। फिर कहा गया है कि अपने जवाब को पार्ट B1 के हवाले से यानी पूरे सेल रिएक्शन की इक्वेशन के लिहाज से अपने जवाब का जवाब पेश करें। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं कि क्या सेल का मास बढ़ता है, कम होता है या फिर वही रहता है। तो आइए यहाँ अपने असल रिएक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारा कुल रिएक्शन है जिंक मेटल एयर सेल का हिस्सा है, लिहाजा ये पहले से ही इसके वजन में हिस्सा लेगा और फिर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। अच्छा ये बताएं कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है। असल में ये ऑक्सीजन हवा के जरिए आ रही है और बुनियादी तौर पर ये जिंक में शामिल हो जाती है। लिहाजा पहले ऑक्सीजन हवा में होती है लेकिन फिर रिएक्शन के बाद कुल रिएक्शन के बाद ये जिंक में शामिल हो जाती है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ सिर्फ जिंक नहीं कहना चाहिए, ये ऑक्सीजन दरअसल जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड के तौर पर शामिल हो जाती है, इसलिए ये ऑक्सीजन अब सेल का हिस्सा है और यूं इसके वजन में अपना हिस्सा डालती है। इस सेल के वजन में रिएक्शन से पहले इसका कोई किरदार नहीं था लेकिन रिएक्शन के बाद ये इसके वजन में अपना हिस्सा डालती है। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मास या आप इसे वजन भी कह सकते हैं कि रिएक्शन के बाद इसका वजन बढ़ेगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगी कि मास में तो भाई इजाफा होगा। अब इस सवाल का दूसरा हिस्सा वो ये कि हमें अपने जवाब को सेल के पूरे रिएक्शन की इक्वेशन के लिहाज से दुरुस्त साबित करना होगा। तो मैं यहाँ सेल का मजमूई रिएक्शन लिख दूंगी। यहाँ दो जिंक मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी कि O2 के साथ रिएक्ट कर रही है ताकि ये हमें इसके नतीजे में दो जिंक ऑक्साइड मॉलिक्यूल दे सकें। अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि रिएक्शन से पहले ये वाला हिस्सा सेल का हिस्सा नहीं था, ये ऑक्सीजन हमें हवा से मिल रहा है। फिर हम यहाँ कह सकते हैं कि रिएक्शन के बाद ये वाला हिस्सा सेल का हिस्सा है। तो मैं यहाँ कह सकती हूँ कि ऑक्सीजन हवा के जरिए आती है, ये ऑक्सीजन हमें हवा से मिली है। फिर यह हवा जिंक में शामिल होकर जिंक ऑक्साइड बना देती है जिसके नतीजे में फिर सेल के वजन में या सेल के मास में इजाफा होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से हमने अपने जवाब का जवाब यहाँ लिख दिया है। चलें अब अगले हिस्से की तरफ चलते हैं यानी पार्ट सी की तरफ। सवाल के सी हिस्से में कहा गया है कि जिंक एयर सेल को पहाड़ की चोटी पर ले जाया गया है जहां हवा का दबाव या प्रेशर कम होता है। फिर पूछा गया है कि निचली बुलंदी के मुकाबले में पहाड़ की चोटी पर क्या सेल की सलाहियत या पोटेंशियल ज्यादा होगी, कम होगी या फिर इसकी पोटेंशियल निचली बुलंदी की पोटेंशियल के बराबर ही होगी। कहा गया है कि अपने जवाब का जवाब C1 यानी सेल के मजमूई रिएक्शन की इक्वेशन और ऊपर दी गई मालूमात के हवाले से पेश करें। सही है भाई, सवाल का मतलब समझ में आ गया ना। देखिए अब मैं इसके लिए यहाँ सेल के मजमूई रिएक्शन की इक्वेशन दोबारा लिख देती हूँ। तो हमारे पास जिंक के दो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, दो जिंक मॉलिक्यूल्स और ये एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जब तक हम इसे मुकम्मल करेंगे तब तक हमें ये इक्वेशन ज़बानी याद हो चुकी होगी क्योंकि हम इसे बार बार लिख रहे हैं। तो इसके नतीजे में हमें दो जिंक ऑक्साइड मिलते हैं। अब होता क्या है कि अगर हम किसी पहाड़ी की चोटी पर जाएं जहां हवा का दबाव या प्रेशर कम हो तो आमतौर पर वहां हमारे पास हवा के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। लिहाजा हम ये इसे यूं भी कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर कम होगा। हवा में मौजूद ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम ही होंगे जो जिंक के मॉलिक्यूल से टकराने और इनके साथ रिएक्ट करने के काबिल होंगे। अच्छा अब असल में जैसा कि हमने असल रिएक्शन में देखा था कि ये जिंक के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे होते। हवा में होने वाले चंद ही रिएक्शंस पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ सही तरीके से टकराते हैं और दरअसल वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि सर्किट से आ रहे होते हैं इनमें से आप चंद को ही इर्द गिर्द उछलता हुआ पाएंगे, इसीलिए इनमें से कम ही रिएक्शंस करने के काबिल होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर या फिर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं कि यहाँ इसके गिर्द रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। इसे लिख देते हैं कि पार्शियल प्रेशर या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, इसलिए फिर सेल पोटेंशियल भी कम होगा। तो ये हो गया कम सेल पोटेंशियल। असल में मैंने यहाँ रिवर्स में जवाब दिया है, मैंने पहले यहाँ दूसरे हिस्से का जवाब दे दिया है। सवाल के पहले हिस्से का जवाब हुआ कि पहाड़ की चोटी पर सेल पोटेंशियल कम होगा,
ऐसा हो क्यों रहा है, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत अहम है। याद रखें कि जब हम निस्फ रिएक्शन को देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारे कैथोड पर हवा से ऑक्सीजन आती है और ये इस पोरस मेटल के सुराखों में या पोर्स में दाखिल हो जाती है। और जब ऑक्सीजन यानी कि O2 मॉलिक्यूल्स पानी और अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ सही तरीके से टकराते हैं तो वो आपस में मिलकर रिएक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में हमें हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है। क्योंकि ये हाइड्रो ऑक्साइड बनाने के लिए आपस में रिएक्ट करते हैं। अब अगर आप निचली बुलंदी पर हो तो आप जानते हैं कि निचली या कम बुलंदी पर आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, इसलिए वहाँ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। लिहाजा इनमें से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक ही वक्त में उछलने और रिएक्ट करने के लिए दस्तयाब होंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा बुलंदी पर जाते हैं तो आपके पास इनमें से कम ही मॉलिक्यूल्स दस्तयाब होंगे, लिहाजा आपके पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। या आप इसके बारे में ऐसे भी सोच सकते हैं कि पोर्स या सुराखों के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, इसलिए इस रिएक्शन के लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। आप अब एक और सूरत हाल के बारे में भी सोच सकते हैं कि अगर आप किसी इंतहाई ऊंची जगह पर चले जाएं जहां आपके पास ऑक्सीजन बहुत कम हो या बिल्कुल भी ऑक्सीजन मौजूद ना हो, जैसे कि फर्ज करें कि आप खला में जा रहे हैं, तो फिर वहां रिएक्शन आगे जारी ही नहीं होगा, बल्कि ये रिएक्शन वहीं बिल्कुल बंद हो जाएगा। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि यूं हमने इस सवाल के तीसरे हिस्से को भी बाखूबी बयान कर दिया है। देखिए, मैं अपनी तारीफ खुद ही कर रही हूँ कि मैंने बाखूबी बयान कर दिया है इसको।